नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो अतिथि है वो है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शिल्पा। हम उनके साथ आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। हम जानेंगे आयुर्वेद क्या है और कई ऐसी बातें जो आयुर्वेद के बारे में बहुत गलतफहमियां हम कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो हमसे जुड़े रहिए, आपका एक बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट आपका इंतज़ार कर रही है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। नमस्कार शिल्पा जी, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चारुता जी, मुझे इस YouTube चैनल पे बुलाने के लिए, खास करके आयुर्वेद के बारे में बोलने के लिए। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। इसी सवाल से मैं शुरू करना चाहूँगी कि आयुर्वेद क्या है? ओके, आयुर्वेद क्या है ये सच में बताना विस्तार पूर्वक ज़रूरी होगा, क्योंकि आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। आयुषो वेदः आयुर्वेदः। क्या हम इसकी शुरुआत धन्वंतरि स्तवन से शुरू कर सकते हैं? क्यों नहीं, ज़रूर। बिल्कुल, शुरू करती हूँ। यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश्च विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणाञ्जलीनां चकास्ति विमले पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरिरूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो ये जो अभी हमने प्रार्थना की धन्वंतरि जी की, तो हम इसी से शुरू करते हैं। धन्वंतरि है कौन? धन्वंतरि जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो आयुर्वेदिक सारे वैद्यों के देवता माने जाते हैं। आयुर्वेद या कोई भी वैद्यक शास्त्र के देवता माने जाते हैं। धन्वंतरि जी का उल्लेख दो तरफ से होता है। एक तो हम उनको भगवान मानते हैं और दूसरा आयुर्वेद के इतिहास में इनका वर्णन आता है। अच्छा, तो इतिहास के बारे में आपने कहा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आयुर्वेद का ओरिजिन और उसका इतिहास क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, ज़रूर। आयुर्वेद बहुत प्राचीन है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग माना जाता है। चारों वेदों का इतिहास तो आप जानते हैं कि वेद अपौरुषेय थे और पुराने ज़माने की लिखित परंपरा नहीं थी। तब हम अध्ययन, अध्यापन, तद्वित संभाषा और श्रवण, इस चारों चीज़ों से अध्ययन करते थे। वेदों का अध्ययन भी उसी प्रकार हुआ, इसलिए लिखित रूप से वेद अपौरुषेय होने के कारण अवेलेबल नहीं थे। और क्या है, उसका एक उपांग आयुर्वेद होने के कारण विशेषतः अथर्ववेद का उपांग माना जाता है आयुर्वेद। तो वह आयुर्वेद का जो संहिता काल है बहुत बाद में हुआ, लेकिन आयुर्वेद का उगम आप बोल सकते हैं वेद जितने पुराने उतना आयुर्वेद पुराना। लगभग 7000 साल पुराने कहलाते हैं वेद, मतलब 5000 BC। इस एक्चुअली उस ज़माने से भी आयुर्वेद का प्रचलन था, लेकिन आयुर्वेद ये शब्द, ये टर्म, ये कॉइन नहीं हुई थी। महाभारत में उल्लेख है आयुर्वेद का, रामायण में उल्लेख है आयुर्वेद का, और अलग अलग चीज़ें बताई गई। आपको जान के हैरानी होगी कि युधिष्ठिर से नारद जी सवाल पूछते हैं कि युधिष्ठिर जी, आपकी शारीरिक स्थिति कैसी है? आपके वैद्यों को अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान है कि नहीं? तो इतना पुराना आयुर्वेद है, लेकिन उसके बाद मतलब वेद, रामायण, महाभारत, इसमें जो आयुर्वेद की औषधियों के उल्लेख है, लेकिन आयुर्वेद का सविस्तर वर्णन नहीं, क्योंकि वो एपिक्स है। बाद में वेद काल के बाद अथर्ववेद का जब उपांग करके आयुर्वेद विकसित हुआ, तो संहिता काल में उसका जो लिखित स्वरूप प्राप्त हुआ। और संहिता काल बाद का है, मतलब लगभग 1500 BC से 600 BC AD, इतना बड़ा कालखंड आयुर्वेद की संहिता का माना गया है। संहिता मतलब आप क्या? संहिता आयुर्वेद का स्क्रिप्चर बोल सकते हैं हम। अच्छा, मतलब आयुर्वेद के बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन ग्रंथ। जो आपको पता होगा शायद, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ये बताते हैं ना, ये जो ग्रंथ है उनकी रचना बाद की है। और आयुर्वेद का इतिहास बड़ा रंजक है। कैसे, मैं बताती हूँ। आयुर्वेद की रचना
स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है, ऐसा बोलते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति से फिर बाद में उसकी उत्पत्ति उसका जो प्रचलन हुआ तो बाद में होता गया। तो दक्ष, एक मैं थोड़ा सा हाँ, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बीच में रोकती हूँ। दक्ष प्रजापति मतलब आप जो सती जी उनके पिता के बारे में बात बिल्कुल करें। बिल्कुल इतना इतना पुराना है, प्राचीन है। सो ये जो मैंने नंबर लिया ना कि 5000 BC, हाँ। 7000 ईयर्स बैक, ये भी शायद सही नहीं होगा। हाँ। क्योंकि ये भगवान जी से चल रहा है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि सती के पिता जो दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी ने खुद उनको ज्ञान दिया। उसके बाद अश्विनी कुमार जो द्वय थे उनको ज्ञान मिला। उसके बाद इंद्र भगवान को अच्छा अश्विनी कुमार से ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद में धरती पे आया आयुर्वेद का ज्ञान। हाँ। किन लोगों के कारण? 3 महर्षियों के कारण। अच्छा। एक ऋषि थे भारद्वाज, दूसरे थे काश्यप और तीसरे थे धन्वंतरी। ये अलग धन्वंतरी है, धन्वंतरी अच्छा। दिवोदास, जो खुद वो राजा थे और वो जो है वो धन्वंतरी भगवान के अंशज मान जाते हैं। अच्छा। और बाद में इससे आयुर्वेद का इतिहास का हमें पता चलता है, बाद का इतिहास का पता चलता है, क्योंकि उसके बाद संहिताएं प्रसुत हुई। हाँ, तो ये सब लिखित है। हाँ, बाद में का संहिता जो है ना, वो आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन किया है कि कहाँ से आया। अच्छा। उत्पत्ति बताई गई। अच्छा। लेकिन जो संहिता ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा, तो पहला जो संहिता ग्रंथ माना जाता है जो उपलब्ध है आजकल के दौर में, वो है चरक संहिता। और चरक संहिता कहाँ से प्राप्त हुई पता है? भारद्वाज जो ऋषि थे उनके शिष्य थे आत्रेय पुनर्वसु। आत्रेय पुनर्वसु से उनके जो 6 शिष्य थे उनको आयुर्वेद सिखाया गया। अच्छा। और उसमें से 2 थे अग्निवेश और चरक। चरक संहिता में ऐसा लिखा गया है, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृति, यानी कि अग्निवेश ने संहिता लिखी, चरक संहिता जिस नाम से जाती है, और चरक ने उनका प्रति संस्करण किया। तो अग्निवेश और चरक, ये दोनों चरक संहिता के कार्यकर्ता बोल सकते हैं हम, जिन्होंने संहिता लिखी बोल सकते हैं। लेकिन वो भी चरक संहिता जो उपलब्ध आजकल है उसमें भी बाद में अलग अलग संस्करण हुए, जिसको दृढ़बल ने बाद में कश्मीर के एक पंडित ने पूरा किया। सो इतना सविस्तार है, इसलिए इतिहास का कालखंड इतना बहुत बड़ा है कि हम डेफिनेट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं कुछ गलती कर तो दर्शकों को बताती हूँ, माफ़ कर देना, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें ज्ञात है, वही हम बताते हैं। ये हुआ काय चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का इतिहास। आयुर्वेदिक मेडिसिन भारद्वाज है, वो चरक और अग्निवेश, इनके ये जो प्रसुत हुआ वो काय चिकित्सा की शाखा थी, आयुर्वेद की मेडिसिन की शाखा थी। दूसरा जो सेक्ट है वो है शल्य चिकित्सा का। तो शल्य चिकित्सा शुरू हुई भगवान धन्वंतरी दिवोदास से, जिनसे वृद्ध सुश्रुत यानी कि बड़े सुश्रुत, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और सुश्रुत चिकित्सा बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है, क्योंकि एक्चुअली एक स्टैचू, मतलब आचार्य सुश्रुत, उनका स्टैचू ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न यूनिवर्सिटी में स्थित है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शायद ये बातें हमारे दर्शकों को पता नहीं होंगी, लेकिन जो हमारे पास है उसकी नॉलेज हमसे ज़्यादा जो बाहर लोग हैं उनको ज़्यादा है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद को ये तो हमारा प्राचीन मेडिकल साइंस है, लेकिन उसको साइंस कहने के लिए भी ऐसे कई लोग हैं जो तैयार नहीं है। सच में ये तो सही बात है। ये बहुत में से गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है, दुख भी होता है। तो ये बहुत, मतलब अपने हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से हमें बताया। अभी आप थोड़ा सा ये बताइए कि अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें काफ़ी सारी टेस्ट, मोस्टली वो टेस्ट पे ही मतलब कभी पहले टेस्ट करो, फिर उसके बाद वो ये देते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है वो कराते हैं। तो ये प्राचीन काल में या फिर आयुर्वेद में, प्राचीन काल में नहीं, आयुर्वेद में आपका जो डायग्नोसिस है या फिर आपकी जो ट्रीटमेंट है वो पर्टिकुलरली किसी ग्रंथ से आप प्रेरित होकर या फिर वही आपको पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर ही आप काम करते हो। तो वैसा कैसा है ये, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध है।
तो मैं इसके अलग अलग सेक्ट में उत्तर देना चाहूँगी। पहला तो यह है कि मैंने जैसे पहले बताया कि काय चिकित्सा मेडिसिन, चरक संहिता हमारा मूल ग्रंथ है मेडिसिन का, सुश्रुत संहिता हमारा मूल ग्रंथ है सर्जरी का। लेकिन सुश्रुत संहिता में सिर्फ सर्जरी नहीं है, शल्य चिकित्सा नहीं है, उसमें नेत्र रोग का वर्णन है, उसमें शालाक्य यानी ENT का वर्णन है, उसमें बाकी के चीज़ों का मतलब न्यूरोलॉजी का भी वर्णन है। तो चरक एक्चुअली सुश्रुत का विस्तार बहुत व्यापक है, सुश्रुत संहिता का, और बाद में उसमें जो अलग अलग तंत्र जोड़े गए उसका भी विस्तार व्यापक है। और दूसरी चीज़ है एक काश्यप संहिता, आपको शायद इसका नाम ज़्यादा नहीं पता होगा क्योंकि दर्शकों की बहुत लोगों को पता नहीं होता। और काश्यप संहिता स्पेशलाइजेशन कौमार भृत्य तंत्र, कौमार भृत्य तंत्र यानी कि उसमें पीडियाट्रिक्स आता है, गायनेकोलॉजी आता है, ऑब्स्टेट्रिक्स आता है। तो हमारे जो मूल ग्रंथ है ये है चरक तो उसमें स्पेशलाइजेशन जैसे गायनेकोलॉजिस्ट अलग होता है, जैसे ENT स्पेशलिस्ट अलग होता है, तो ऐसे स्पेशलाइजेशंस भी है आयुर्वेद में? बिल्कुल अभी है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या था चरक ने पूरा मेडिसिन फील्ड कवर किया, चरक जी ने, चरक महर्षि ने। सुश्रुत जी ने पूरा काय चिकित्सा और बाकी अलाइड साइंसेस, बाकी जो आयुर्वेद ये बोल सकते कि मॉडर्न डायग्नोसिस मेथड पे जो फील्ड्स है, जैसे नेत्र रोग, ENT कवर किए, जैसे काश्यप ने किया, मैंने बताया। लेकिन उसमें आयुर्वेद का सिलेबस हम अब जब सीखते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन के पैरेलल लेवल पे सीखते हैं। पहले ऐसे विभाग नहीं थे कि शरीर रचना अलग, शरीर क्रिया अलग, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिसको बोल सकते हैं हम, फिर नेत्र रोग अलग। जो स्पेशलाइजेशन है वो एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन के तौर पे उसी तरीके से आयुर्वेद के सिलेबस में अभी अभी किए हैं, जब से आयुर्वेद का नया सिलेबस बना है। क्योंकि मूल संहिता में तो ऐसा वर्गीकरण नहीं था, उसकी जगह 8 अंग थे। जैसे 8 अंग कैसे, काय, बाल, मतलब काय चिकित्सा मैंने बोला मेडिसिन, बाल जो बाल रोग के तौर पे, फिर शल्य, शालाक्य, बाल रोग, पीडियाट्रिक्स, हाँ, शल्य, शालाक्य यानी ENT शालाक्य सबसे ज़्यादा ऊर्ध्व जत्रुगत, मन्या के ऊपर के गर्दन के ऊपर के सारे विकार, उसको बोल सकते हैं हम ऊर्ध्व जत्रुगत। ऐसे वो शालाक्य में आ जाता है। फिर अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी, आयुर्वेद में टॉक्सिकोलॉजी का इतना डिटेल वर्णन है क्योंकि वहाँ तब तो रॉयल मोनार्की थी, तो विष प्रयोग कॉमन था। तो टॉक्सिकोलॉजी बहुत विकसित शास्त्र है आयुर्वेद में। अगत तंत्र लोगों को ये बिल्कुल ये चीज़ें भी काफ़ी कॉमन, बिल्कुल दंश का कॉमन था, विष प्रयोग कॉमन था। और इसलिए टॉक्सिकोलॉजी का विकास भी अच्छा है। और उसके साथ भी जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट होते हैं आयुर्वेद से, वो है रसायन वाजीकरण चिकित्सा, रिजुविनेशन टेक्निक्स, जो अभी मॉडर्न साइंस के अलावा आयुर्वेद के और लोग क्यों खींचते हैं, इसका कारण रसायन चिकित्सा है। लोगों को रिजुविनेट करना होता है, होलिस्टिक हेल्थ चाहिए होती है। इसलिए ऐसे 8 अंग है, काय, बाल मैंने जैसे बोला वो। लेकिन फिर भी क्या है, आयुर्वेद का अभी का जो सिलेबस है वो मॉडर्न मेडिसिन के तौर पे उसी तरीके से सब सब्जेक्ट्स पे डिवाइड हुआ है। मतलब पैरेलल सब्जेक्ट्स आते हैं, फर्स्ट ईयर BMS को अलग, सेकंड ईयर BMS को अलग, थर्ड ईयर BMS को, तो पूरा सिलेबस कवर होता है, लेकिन थोड़ा मेथोडोलॉजी आयुर्वेद यूज करके होता है। अच्छा, हाँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि जब एजुकेशन की, हाँ, आप एक मिनट बीच में टोकू। हाँ, कोई बात नहीं। वो आप बोल रहे थे ना निदान की पद्धति, हाँ, हम उस बारे में बात कर रहे थे। तो निदान की पद्धति आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा विकसित है। अच्छा, ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि आयुर्वेद बॉडी एज अ होल ट्रीट करता है। मैंने पहले जो बोला ना, आयुर्वेद है क्या, तो लाइफस्टाइल है। आयुर्वेद जीवन पद्धति, आयुषो वेदः आयुर्वेदा, आयुष्य के बारे में जानने वाला आयुर्वेद है। और आयुर्वेद की व्याख्या ही यही है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तत्र यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। हमारे आयु के बारे में हितकर क्या है, अहितकर क्या है, सुखकर क्या है, दुखकर क्या है, आयु का प्रमाण क्या होना चाहिए, आयुष्य की क्वालिटी कैसे होनी, ये सारी चीज़ें जिस शास्त्र में कही गई है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। और दूसरा आयुर्वेद का एक अच्छा प्रयोजन क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ लोगों की रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य की रक्षण करना, ये पहला प्रयोजन है। और उसके बाद आता है कि रोगी की परीक्षा, रोगी का निदान और रोगी की चिकित्सा। तो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण ये सबसे बहुत
महत्वपूर्ण चीज़ आयुर्वेद की होने के कारण आयुर्वेद का जो ये निदान पद्धति है वो प्रकृति परीक्षण से लेके सारे अष्टविध परीक्षा तक सारे मुद्दे कवर करती है। तो हमारा निदान को जो तरीका होता है वो पहले प्रकृति परीक्षण, हम किसी भी जो हमारे व्यक्ति हमारे सामने आए, रोगी आए, निरोगी व्यक्ति आए और उसको आयुर्वेद जानने की ज़रूरत है तो हमें उसके प्रकृति का परीक्षण करेंगे। उसकी अगर रोगी है तो उसका अष्टविध परीक्षण करेंगे। अष्टविध परीक्षण क्या है? नाड़ी मूत्र मल जिह्वा शब्द स्पर्श दृगाकृति, यानी नाड़ी देखेंगे, पल्स देखेंगे, मूत्र मल जिह्वा के बारे में पूछेंगे। एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रोकती हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को आयुर्वेद की पढ़ाई करनी है तो संस्कृत का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सच में बहुत अनिवार्य है, लेकिन क्योंकि जब भी आप बात कर रही है तो बीच में आप जो श्लोक है, जो शब्द आप इस्तेमाल करिए वो सब संस्कृत से आते हैं। तो संस्कृत का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसने संस्कृत पढ़ा नहीं वो आयुर्वेद सीख नहीं सकता। अच्छा। कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या होता है फर्स्ट ईयर बीएमएस में हमारे लिए संस्कृत है अनिवार्य विषय है और संस्कृत के ऊपर बहुत ध्यान है क्योंकि आप श्लोक समझ ही नहीं पाओगे तो आप कैसे आयुर्वेद को समझोगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन लकीली क्या है हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों का जो भाषांतर है, जो टीकाएं बोल सकते हैं, टीका को भाषांतर बोला जाता है आयुर्वेद में, तो टीका भाषांतर है या उसके ऊपर टिप्पणी जो है वो हिंदी में है, मराठी में है, रीजनल लैंग्वेजेस में है, इवन इंग्लिश में है, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्चर यहाँ से पहले लोगों ने, जब हमारे यहाँ आक्रांता बहुत हुए तो आक्रांताओं ने उसका ट्रांसलेशन किया है। इवन पता है आपको कि सुश्रुत का ओरिजिनल ग्रंथ नेपाल में है अभी, सबसे पुराना ग्रंथ, और उसका चाइनीज़ में भाषांतर हुआ है, काश्यप संहिता का चाइनीज़ में भाषांतर हुआ है। तो अभी लैंग्वेज इज़ नॉट बैरियर। अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो भी आप इंग्लिश से, हिंदी से, क्योंकि हमारी भारतीय भाषाओं का उपज ही संस्कृत से है, तो बहुत सारे शब्द है वो कॉमन है। सिर्फ जब हम आमतौर पे आयुर्वेदिक वैद्य बात करते हैं ना तो थोड़ी सी लोगों को कठिनाई होती कि सच में ये क्या पूछ रहे हैं। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करूँ। हाँ, नाड़ी मूत्र मल जिह्वा शब्द स्पर्श दृगाकृति, ये जो मैं बोल रही थी, तो नाड़ी के बारे में देखना, और उसमें भी और एक परीक्षण पद्धति है दर्शन स्पर्शन प्रश्न। दर्शन यानी कि पेशेंट को देखना, अच्छा। स्पर्शन यानी कि फील करना, पाल्पेट करना, अभी मॉडर्न साइंस में बोल सकते हैं ऑस्कल्टेट करना, और ऑस्कल्टेट यानी चेस्ट, स्टेथोस्कोप चेक करना। और प्रश्न, आयुर्वेद में प्रश्न परीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये और अष्टविध परीक्षण गो पैरेलल इन हैंड। अच्छा। क्योंकि क्या है, अभी मलमूत्र इसका हम परीक्षण लैब में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पूछेंगे, प्रश्न परीक्षा करेंगे। शब्द, पेशेंट की ध्वनि सुनेंगे, आवाज़ सुनेंगे। अच्छा। उसके खांसी की या कास की ध्वनि सुनेंगे। स्पर्श तो बताएं। दृगाकृति, आप उनके आंखें चेक करेंगे, जैसे कामला का निदान आंखों से होता है ना, आंखें चेंगे। और आकृति, उसकी शरीर आकृति कैसी है, उसका वजन कैसा है। और इससे भी ज़्यादा डीप चरक में दशविध परीक्षा, ऐसे बहुत परीक्षा के साधन माने जाते हैं। यानी कि अष्टविध परीक्षण करो, फिर त्रिविध परीक्षा जिससे दर्शन स्पर्श परीक्षण करो, उसके बाद पेशेंट को और जानने के लिए उसके प्रकृति का निदान करो, वात पित्त कफ का निदान करो, परीक्षण करो, उसके इसमें प्रकृति उसकी कहाँ आती है। उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़े तो हम भी आधुनिक वैद्यकी का आधार बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि हमारे सुश्रुत महर्षि ने ही बताया है जो है ना कि ज्ञान जहाँ से मिले वो देना चाहिए। एकम शास्त्र मधीयानो न विद्यात शास्त्र निश्चयम, ऐसा बोला है उन्होंने। तस्मात् बहुश्रुत शास्त्रों स विजानीया चिकित्सका। जो चिकित्सक बहुश्रुत होता है, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करता है और फिर डायग्नोसिस करता है या निदान करता है और एक निर्णय पे आता है, वो अच्छा चिकित्सक जाना जाता है। इसलिए आयुर्वेद का व्यापक स्वरूप है। आयुर्वेद किसी भी शास्त्र के नए सिद्धांत को अगर आयुर्वेद की कसौटी पे खड़ा उतरे और ज़रूरत लगे तो वो स्वीकारने के लिए तैयार है। इसलिए आयुर्वेद का विस्तार अभी व्यापक हो रहा है, क्योंकि डायग्नोसिस के लिए जो अच्छा डायग्नोसिस करने की मेथड है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, लेकिन हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते। सिर्फ ऐसा नहीं करके कि अरे हीमोग्लोबिन ऐसे आया तो इसका कारण ये है, या शुगर बढ़ी
तो उसका हम प्रश्न तो पूछ सकते हैं कि आपने दवाई ली, डायबिटिक हो तो दवाई ली या नहीं ली, और अगर डायबिटिक नहीं फिर भी उसको पूछ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा खाए कि नहीं। ऐसे प्रश्न परीक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। जरूरी है। हाँ, ये मायने रखता है। और उसके बाद निदान के जो और तरीके जो है, मैंने जैसे बोला प्रकृति परीक्षण है, नाड़ी परीक्षा है, इसमें भी आयुर्वेद के हर एक फील्ड में इतना विकास हुआ है कि उसके बारे में एक व्याधि अगर दो व्यक्तियों को हो जाए तो दोनों की चिकित्सा आयुर्वेद में बिल्कुल अलग हो सकती है, क्योंकि उनकी प्रकृति अलग है। हाँ। उसके बाकी के चीज़ों का हम अनुमान लगाते हैं उनसे प्रश्न पूछ के कि किस कारण हुआ होगा। उससे फिर निदान होता है, और उसके बाद हेतु यानी कि कारण का पता चले कि किस वजह से ये व्यक्ति इस व्याधि से या इस डिसीज से सफ़र कर रहा है, और उसके अनुसार चिकित्सा भी अलग रहती है। पैथोलॉजिकल टेस्ट्स, फिर रेडियोलॉजी, फिर MRI जो है, CT स्कैन है, ये डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सोल रीजंस फॉर डायग्नोसिस हो नहीं सकते, क्योंकि उससे भी अलग चीज़ें हो सकती है अगर हम पूरी तरह से डायग्नोस ना कर पाए। तो हमें वो भी बातें पता होनी चाहिए कि हम क्या क्या पेशेंट के बारे में खुद से प्रश्न करके जान सकते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि मतलब अगर मुझे खांसी हुई है तो मेरी पैथोलॉजिकल टेस्ट हो गई और मेरे साथ किसी और को भी सेम खांसी हुई है और उनका पैथोलॉजिकल, हमारे दोनों के रिपोर्ट्स एग्जैक्टली सेम है, लेकिन फिर भी जो आयुर्वेद के अनुसार मुझे दी जाने वाले मेडिसिन और उस व्यक्ति को दी जाने वाले मेडिसिन अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते अच्छा। हैं, उनके प्रकृति के अनुसार। तो ये जो प्रकृति जो बोल रही है, तो वे प्रकृति का मतलब आप क्या कहना चाहती है? प्रकृति एक्चुअली आयुर्वेद में त्रिगुणात्मक प्रकृति जो बोली जाती है, तो सत्व रज तम जो बोलती है, प्रकृति के उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। प्रकृति परीक्षण रज नहीं, सत्व रज तम ये एक्चुअली आध्यात्मिक प्रकृति है, और शारीरिक प्रकृति कफ पित्त वा, दोनों प्रकृति से। प्रकृति का परीक्षण जो है वो प्रॉपर प्रकृति परीक्षण का हम प्रॉपर एक फॉर्म देते हैं। उस पर पेशेंट का स्वभाव से लेके शरीर प्रकृति, मानस प्रकृति, सत्व प्रकृति, सात्म्य प्रकृति, ऐसे अष्टविध मतलब उसका भी डीप नॉलेज हम लेते हैं पेशेंट से। और अगर आपने बोला जैसे खांसी है, तो खांसी के भी कफज कास, पित्तज कास, वातज कास, ये प्रकार होते हैं। लक्षण अगर सेम है तो शायद ऐसा हो सकता है कि कफज कास ही दोनों को है या पित्तज कास दोनों को है, कास यानी कि खांसी। फिर भी अगर कफज कास एक कफ प्रधान व्यक्ति को हो तो उसकी चिकित्सा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकृति का व्यक्ति है उसको उसी टाइप के विकार हो तो वो विकार बलवान हो जाता है। और वात प्रकृति के व्यक्ति में अगर कफज कास हो तो वो जल्दी ठीक हो सकती है, क्योंकि उसके प्रकृति के विपरीत उसको काशी का व्याधि हुआ है, कास व्याधि हुआ है, खांसी का व्याधि हुआ है। तो इसलिए चिकित्सा थोड़ी थोड़ी डिफर करती है। बेसलाइन में भी सेम हो सकती है, लेकिन ये इसलिए करना पड़ता है, चेंज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसकी प्रकृति को जो सात्म्य हो या सहन हो और सूट करता हो, सीधी लैंग्वेज में बात करें तो सूट करता हो, उसी हिसाब से हमें चिकित्सा देना बहुत ज़रूरी होता है। और क्या है, अभी व्याधि चिकित्सा में ये जो बोल सकते हैं वात पित्त कफ, इनका बहुत महत्व है, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत यही है। ये जो कफ है, ये कफ मतलब इस कफ, ये जो आप कफ बोल रही है उसका, और जो हमें ये होती है ठंडी मतलब सर्दी या फिर खांसी, उसका इस कफ से ऐसे कोई संबंध नहीं है, या प्रकृति के बारे में बात कर रही है? हाँ, बिल्कुल, मैं दोष प्रकृति के बारे में बात रही हूँ। कफ वात पित्त ये दोष है, त्रिदोष है। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है ना, वो है कि दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, यानी कि शरीर क्या है, दोष धातु और मल, इनसे बना हुआ है, इनका ये मूल स्थान शरीर है। ओके, दोष यानी त्रिदोष, वात पित्त कफ, मल को पता है पुरीश मूत्र स्वेद यानी मलमूत्र जो हम बोलते हैं वो, और स्वेद, और सप्त धातु मीन्स धारणा धात्वा। जो दोष है उसके बारे में सब लोगों को ज़्यादा पता होता है, वात पित्त कफ दोष है, लेकिन धातु के बारे में पता नहीं होता। धातु क्या है, धारणा धात्वा, शरीर को जो धारण करते हैं वो धातु होते हैं। अच्छा। जो है, तो चिकित्सा जो हुई
प्रकृति के अनुसार हुई, वात पित्त कफ ये दोषों के अनुसार। और आपने जो बोला कफ प्रकृति और कफ दोष और कफ होना, हाँ। ये चीज़ें कैसे है, तो एक्चुअली कफ दोष है वो सारों में होता है, हाँ। पित्त दोष सारों में होता है क्योंकि मतलब वो प्रकृति सब का में- भाग है। हाँ, वो अच्छा। लेकिन कफ जो होता है वो निरामय यानी नॉर्मल कफ होता है। कफ वात पित्त इनका संतुलन ये प्रकृति का अच्छी या सम प्रकृति का लक्षण है। अच्छा। लेकिन किसी मतलब कदाचित ही किसी स्त्री या पुरुष में कफ वात पित्त का संतुलन होता है, उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। और जब किसी दोष का प्राबल्य यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना होता है उसको हम प्रकोप होते हैं। तो जो दोष होता है वो विकृत कफ है। आप जिस कफ की बात कर रहे हैं वो दो श्रेणी में आता है। जो हमें कफ फ्लेम महसूस कर सकते हैं, मतलब कफ निकलना, हाँ। या हिंदी में बोल सकते हैं कि बलगम निकलना, वो अलग है, वो दूषित कफ है। और नॉर्मल कफ है वो नेचुरल स्वरूप से हमारे शरीर को धारण करता है। जब दोष समान अवस्था में होते हैं वो दोष शरीर का धारण करना का काम करते हैं और वह समतत्व में शरीर को बिल्कुल ये नहीं देते, उपद्रव नहीं पैदा करते। वो दोषों का होना ज़रूरी है, सम प्रमाण में होना ज़रूरी है। लेकिन जब विकृत होते हैं तो व्याधि पैदा करते हैं। तो ये अलग है, वो कफ अलग। लेकिन क्या है, प्रचलित हुआ है ना शब्द, बहुत कॉमन है। हाँ बिल्कुल कॉमन है इसीलिए। तो ये अभी निदान का बताया आपने और ये चिकित्सा के बारे में भी बताया। तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, मैंने बीच में किसी देखिए सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है, बिल्कुल। उसका पॉजिटिवली भी हम बहुत उसको, मतलब अगर मैं देखना चाहूँगी तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं पॉजिटिव देखूँ या निगेटिव देखूँ। सच में। लेकिन बीच में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैंने कहीं सुना था, कोई डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि आयुर्वेद को कभी रूट कॉज तक आयुर्वेद कभी नहीं पहुँचता। मतलब अगर किसी को कोई स्किन डिसीज़ है तो वो गट हेल्थ पे या गट हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ स्किन पे काम करेंगे और छोड़ देंगे, वो कभी रूट कॉज तक नहीं जाते। तो इसके बारे में आप क्या कहेगी? सच में इतनी गलत धारणा है ये कि ये किसी ने बोला होगा तो मैं उनको ही क्षमा करूंगी, क्योंकि उनको आयुर्वेद के बारे में पता नहीं है। आयुर्वेद का क्या है पता है कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय स्वस्थ इत्यभिधीयते। आयुर्वेद की जो स्वस्थ की व्याख्या है ना, वो इतनी व्यापक है कि आयुर्वेद के इसमें अगर स्वस्थ नहीं है तो हम पूछते हैं सारे शरीर के बारे में। समदोष होने जरूरी है। समदोष तो अभी मैंने बताया, धातु सम होने जरूरी है, आत्मा और इंद्रिय मन ये प्रसन्न होने जरूरी है। ये अगर स्वस्थ की व्याख्या है आयुर्वेद की, तो हम इतनी छोटी सी बात करके उस पर चिकित्सा या डायग्नोसिस भी कैसे कर पाएंगे? हम हमारे डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे कि व्यक्ति स्वस्थ है या अस्वस्थ है, किस कारण से अस्वस्थ है। स्वस्थ जो अगर स्वस्थ की व्याख्या इतना व्यापक सिद्धांत है आयुर्वेद का, तो हम एक छोटी सी चीज़ की या सिर्फ स्किन की परीक्षा करके स्किन की ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते। हमें उनसे पूछना होगा कि आपकी मल प्रवृत्ति कैसी है, मूत्र प्रवृत्ति कैसी है, आप किसी व्याधि से परेशान तो नहीं है। ये आयुर्वेद की हिस्ट्री में सारी चीज़ें आ जाती है। और त्वचा की पता है क्या, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति 2 तरीके से होती है, शोधन से होती है, शमन से होती है। जब हम बोलते हैं कि दोष धातु मलामुलम ही शरीरम, यानी कि शरीर इन चीज़ों से बना होता है, हम पूछते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। हम पूछते हैं आपके व्याधि कब हुआ, कितना पुराना, किस तरीके से शुरू हुई। अच्छा। व्याधि की उत्पत्ति आपको लगता है कैसे लक्षण शुरू हुए, लक्षणों के बारे में, क्या खाया, आप कब सोते हो, सिंपल इसके सब के ऊपर ये जो चिकित्सा है वो सबके ऊपर में आहार और विहार उस पे डिपेंडेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चिकित्सा आहार विहार पे डिपेंडेंट होती है, प्रकृति पे डिपेंड होती है। आप किस जगह रहते हो, मतलब देश साथ में हो, उस देश पे डिपेंड होती है,
जहाँ जैसा देश वहाँ वैसी चिकित्सा देनी पड़ती है। अगर अच्छा। नागपुर की चिकित्सा पूना में काम करेगा ऐसे बोलोगे तो नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ अलग क्लाइमेट अलग है। क्लाइमेट अलग है, उनको होने वाली डिजीज़ भी अलग है। अच्छा। तो ऐसा कहना कि आयुर्वेद सिर्फ लोकलाइज ट्रीटमेंट करेगा लेकिन पूरी तरह सोचेगा नहीं, क्योंकि आयुर्वेद की होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति है। होलिस्टिक ही एक बॉडी एज ए होल ट्रीट करता है। अगर आपकी स्किन खराब है तो हम पेट के बारे में पूछेंगे, अगर आपको एक्ने आएंगे फिर भी हम पेट के बारे में पूछेंगे, आप सोते कितने समय हो वो पूछेंगे। निद्रा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आयुर्वेद में। मन के बारे में अच्छा। पूछेंगे, आप सोते अच्छे हो, हाँ। या बाकी की सारी शारीरिक व्याधियों के बारे में पूछेंगे, शरीर की नॉर्मल चीज़ों के चलन वलन के बारे में पूछेंगे। फिर हम डायग्नोसिस करेंगे, और सिर्फ डायग्नोसिस यानी निदान नहीं करेंगे, हम व्याधि का संप्राप्ति यानी कि उस डायग्नोसिस तक या उस व्याधि तक पेशेंट कैसे पहुंचा, इस पर संप्राप्ति बोलते हैं इसको, वहाँ तक पहुँचेंगे। और फिर उसके बाद हम उसके जो बाकी के लक्षण होते हैं, मतलब आयुर्वेद में जिसको कॉम्प्लिकेशन को उपद्रव बोले जाते हैं, अच्छा। उसके बारे में सोचेंगे। और फिर चिकित्सा के बारे में, चिकित्सा उसके बाद आती है, मतलब सारे ये चीज़ों की परीक्षण करके फिर पेशेंट से अच्छे से पूछ के। इसलिए आयुर्वेद को फर्स्ट जब पेशेंट हमारे पास आ जाता है, काफ़ी समय हमें लगता है वो पेशेंट को पढ़ने में, सुनने में और पढ़ने में। अगर पेशेंट को अच्छे तरह से हम पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, तो ही हम अच्छे से चिकित्सा करेंगे। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और बोलता है कि मुझे 10 मिनट में, तो मैं बोलती हूँ नहीं, आप पूरा टाइम निकाल के आ जाना, क्योंकि हमें फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। हमारी संतुष्टि नहीं होगी अगर हम पेशेंट को ना पढ़ पाए। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सिर्फ स्किन के ट्रीटमेंट करता है, सिर्फ गट को ट्रीट करेगा। आयुर्वेद स्किन पे भी, क्योंकि लोकल चिकित्सा है, उसको हम स्थानिक चिकित्सा बोलते हैं। एक चिकित्सा का पैटर्न आता है स्थानिक, और दूसरा आता है सार्वदैयिक। स्थानिक चिकित्सा यानी कि लोकल, अगर कहाँ पे एक्ने हो या कहाँ के बर्न हो तो वहाँ तो चिकित्सा करना ज़रूरी है। लेकिन सार्वदैयिक चिकित्सा उस पे जो हील होने के लिए, जैसे एलोपैथी में अगर कुछ घाव है तो भरने के लिए एंटीबायोटिक देंगे, तो हम भी वहाँ से उस तौर पे व्रणारोपण चिकित्सा करेंगे, पेट में देके, और लोकलाइज भी, और उससे भी नाकाम कर। लेकिन ये शमन चिकित्सा में आता है। और शोधन उससे भी अलग है। शोधन यानी कि दोषों को या व्याधि को मूल से निर्हरण करना। अच्छा, वो अलग ही बात है। शमन मतलब उसको अगर दोष कम बढ़े हो, हाँ। जगह से विचलित हो गए, यानी कि अच्छा। वात पित्त का ये जो दोष है ना, वो तो त्रिगुणात्मक प्रकृति जो बोलते हैं, वैसे भी त्रिदोषात्मक प्रकृति। त्रिदोषात्मक प्रकृति में वात पित्त कफ जो है, वो दोषों का सही अपनी जगह पे होना है, या समक होता है, और जगह से विचलित हुआ है लेकिन थोड़ा सा ही प्रकोप हुआ है, लेकिन जगह नहीं बदली, तो उसकी चिकित्सा अलग होती है। जगह बदले दूसरे थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है। हाँ। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बता सकती हूँ कि दोष साम्य चिकित्सा जो है वो शमन की चिकित्सा है। दोष को अपनी जगह पे लाने की चिकित्सा। शमन चिकित्सा में ड्रास्टिक मेजर्स नहीं होते, वो दवाइयों से होती है। लेकिन ये है कि आहार और विहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पथ्य मायने रखते हैं। मतलब शमन चिकित्सा में ऐसे नहीं कि सिर्फ टैबलेट दी, दवाई दी, चूर्ण दिया, काढ़ा दिया और हो गया, और कुछ भी खाया, कुछ हाँ, भी किया, हाँ, तो पथ्य विनिर्णय, मतलब पथ्य बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंट होता है। और उसके साथ पेशेंट क्या करता है क्या नहीं करता है वो भी पूछते हैं, उस पर भी परहेज लगते हैं। मतलब 50% चिकित्सा परहेज से हो सकती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। क्योंकि निदान परिवर्जनम ये चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेद में। और अगर शोधन में जाओ तो व्याधि अगर बहुत बढ़ गया है, फैल गया है शरीर में, तो शोधन यानी कि दोषों का बढ़े हुए दोषों का मूल स्वरूप से निर्हरण करना। अच्छा। ये पंचकर्म जिसको बोलते हैं, आपको पंचकर्म नाम पता होगा, वो शोधन चिकित्सा में आता है। वो बहुत एक विकसित चिकित्सा पद्धति है। आजकल लोगों को पंचकर्म के बारे में पता चलता है, काफी सारा नॉलेज है। मतलब लोग उत्सुक है उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए। तो चिकित्सा के बारे में मुझे और एक सवाल है बहुत दिनों से मन में, कि आयुर्वेद जब बोला जाता है तो एक तरह का वो एक वाइट कलर का एक ऐसे पॉट, उसमें वो वो बनाते हैं औषधि। तो अभी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वो काफ़ी पेशेंट फ्रेंडली बॉटल्स में आता है, तो वो कैसे बनाते हैं ये जो मेडिसिन, अभी जो गोलियां हैं? आयुर्वेद की दवाइयाँ या औषधियाँ बनाने की पद्धति अभी वही की वही है। अच्छा। लेकिन पेशेंट फ्रेंडली या यूज़र फ्रेंडली इसलिए हुआ है क्योंकि अभी टैबलेटिंग फॉर्म अच्छे तरह से होता है। जितना समय आयुर्वेदिक की औषधि को बनाने के लिए लगना चाहिए उतना ही लगता है। खास करके रसकल्प यानी कि पारा और गंधक,
जो आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल होते हैं वो उसके शोधन के लिए, उसके कल्पों के लिए लगने वाला समय वो वही है, वो कम नहीं अच्छा। हुआ। सिर्फ वो पेशेंट फ्रेंडली इसलिए हुए हैं क्योंकि उसका जो टैबलेटिंग फॉर्म है वो लेने के लिए पेशेंट को आसान होता है, फिर कैप्सूल फॉर्म में आता है। इवन आयुर्वेद के इंजेक्शंस, आयुर्वेदिक दवाइयों के इंजेक्शंस भी अवेलेबल है। अच्छा। इसलिए वो पेशेंट फ्रेंडली होना है। लेप भी अभी पेशेंट फ्रेंडली होने लगे। जो आपने बताया खरल और पेशेंट, उसमें लेप चिकित्सा के लिए काम आते थे या चूर्ण बनाने के लिए, लेकिन पाउडर फॉर्मेशन की मशीन है, अभी ग्राइंडिंग मशीन्स है, टैबलेटिंग की मशीन है, और काढ़े बनाने के या डिकॉक्शंस बनाने के लिए भी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है। अच्छा। तो अभी काफ़ी हद तक उसमें चेंज आया है, लेकिन मूल जो पद्धति है औषधि निर्माण की पद्धति उसमें बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो करेंगे ना तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अच्छा। और क्या है, अगर एक दवाई को बनने में 3-3 महीने लग सकते हैं तो 3-3 महीने लग सकते हैं। और मैं जो चिकित्सा का अवलंबन करती हूँ पांचभौतिक, उसमें भी थोड़े अलग ही चिकित्सा है। अच्छा। मतलब द्रव्यों का निर्माण करके फिर काढ़ों में उसको भावना देने बोलता है, काढ़ों में उसको भिगो के फिर उसको सुखा के फिर इसके ग्रैन्यूल बना के और उसके फिर टैबलेट में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन जितना अच्छा काम करो उतना ही अच्छा फल मिलेगा रिजल्ट ना। आएगा। तो निर्माण सुलभ हुआ है, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, खास करके अच्छी कंपनियां तो नहीं करती। अच्छा, तो ये हुआ औषधि निर्माण का। लेकिन इस पे, क्योंकि इसको मैंने जैसे पहले भी बोला कि इसको अभी तक साइंस, जो मॉडर्न साइंस है या वेस्टर्न साइंस है, तो अभी तक उसको साइंस नहीं माना जा रहा है, तो उसमें और रिसर्च की आवश्यकता है, ऐसा आपको लगता है? और ये मेरा सवाल है। और दूसरा कि रिसर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है? रिसर्च तो बिल्कुल हो रहा है, रिसर्च की आवश्यकता भी बहुत है, लेकिन रिसर्च की व्याप्ति बढ़नी चाहिए। अच्छा। इसलिए क्योंकि रिसर्च अभी जो हो रहा है वो द्रव्यों पे हो रहा है, औषधियों पे हो रहा है। मतलब सिंगल हर्ब्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है, वो भी सिंगल हर्ब्स से बने हैं, उस पर रिसर्च हो रहा है। लेकिन उसके साथ कल्पों पे भी रिसर्च होने की ज़रूरत है। जो आयुर्वेद के कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस है उस पर रिसर्च होने की ज़रूरत है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिसर्च होना ज़रूरी है आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धांतों के बारे में। जैसे आयुर्वेद बॉडी एज अ होल ट्रीट करता है, क्योंकि अगर आप औषधियों के बारे में रिसर्च करते हैं तो औषधियों को बढ़ावा देते हो आप। हाँ। ठीक है कि औषधियों का एक तरह से आप मार्केटिंग कर रहे हो और सच में औषधियों को महंगा भी बना रहे हो, जो सामान्य व्यक्ति के लिए या कॉमन मैन के लिए समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। अच्छा। और रिसर्च इन चीज़ों पे करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल नहीं होगा। एक एक व्याधि लेके उस पर कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ काम करती है, इस पे रिसर्च होना चाहिए। आयुर्वेद के जो पथ्य बताए गए, हर एक व्याधि के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पथ्य करना है, क्या नहीं करना है, इस पे रिसर्च होना बहुत मायने रखता है। क्योंकि ऐसा मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूँगी कि अस्थमा के इसमें बताया गया कि रजसा धूमवाताभ्याम, यानी कि पोलन से होता है, धुएं से होता है, वायु से होता है, ये अस्थमा होता है, उसके कारणों में लिखा गया है। तो अगर आज के ज़माने में देखते तो यही सारे कारण बताते हैं डॉक्टर कि पोलन से अस्थमा होता है, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में ऑलरेडी कही गई है। तो जो अभी लोग शास्त्र के निष्कर्ष पे आते हैं कि ये चीज़ें आयुर्वेद में सही है, बाकी कदाचित सही है नहीं है, उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। वो रिसर्च से ही हो सकता है काम। आयुर्वेद की निदान पद्धति के बारे में भी रिसर्च होना ज़रूरी है। चिकित्सा पद्धति सबसे बाद में आती है, क्योंकि निदान पद्धति जो है वो पूरा अलग ट्रैक है, जो सामान्य, क्योंकि आयुर्वेद के जो वात पित्त कफ है वो विजिबल नहीं है, तो लोग बोलते हैं इसका अनुमान कैसे करें, तो पूरा इसका मतलब निष्कर्ष कैसे निकाले। तो पूरी चिकित्सा अनुमानगम्य है। ये प्रत्यक्ष तो देख नहीं सकते वात पित्त कफ, लेकिन रिजल्ट तो देख सकते हो ना आप, दवाइयों से रिजल्ट देख सकते हो और फिर बोल सकते हो। तो उसके बारे में रिसर्च होना चाहिए। पथ्य के बारे में इसलिए मैंने बोला कि उसका अगर रिसर्च होता है तो व्याधि होना कम हो जाएगा।
जो आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है कि prevention. स्वस्थ रखने के लिए, हाँ, prevention is better than और cure. उसके लिए आयुर्वेद की रिसर्च होना, बहुत से व्याधि ऐसे है कि हम टाल सकते हैं। आज के ज़माने के नए नए जो विकार है हाँ। वो भी टाल सकते हैं। मैं उसी उस पे पे आने research. वाली थी कि जैसे पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है जब अभी अभी हम गुजरे हैं, या फिर वो भी एक सवाल था, और दूसरा कैंसर के बारे में। क्या कैंसर मतलब ये तो मॉडर्न डिसीज जैसा, मतलब अभी तो बहुत कॉमन भी है, और ये तो क्या इसके बारे में भी आयुर्वेद में कुछ है लिखा बिल्कुल हुआ, या बिल्कुल। फिर जैसे पैंडेमिक आपने बोला, वो उसको जनपदोद्भवसनीय व्याधि बोलते हैं। अच्छा। जनपदोद्भवसनीय, जनपद यानी कि बहुत लोगों का समुदाय, उद्भवसनीय उनका उद्ध्वंस करने वाली व्याधियाँ। अच्छा। कोविड भी इसी में आता है, इन्फ्लुएंजा भी इसी में आ गया। लेकिन ये सारे जो फीवर रिलेटेड डिसीज है, वो ज्वर को आयुर्वेद में महारोग या महागद माना जाता है, अच्छा। महाव्याधि माना जाता है, उसमें आते हैं। तो पैंडेमिक का उल्लेख है, उसको अवॉइड करने के तरीके या उसका प्रमाण जो है वो कम करने के लिए तरीके बता दिए, उसको टाला कैसे जाए, उसके बारे में सूचना कैसे मिले, इसके बारे में बहुत सारी आयुर्वेद में जानकारी है। इसलिए उसका ये चाहिए कि उसका जो विकास है, मतलब जनपदोद्भवसनीय व्याधि के बारे में जान के उसके ऊपर चिकित्सा करना, उसके बारे में रिसर्च का विकास होना ज़रूरी है। लेकिन उल्लेख नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारी व्याधि है, जनपद उद्ध्वंस करने के लिए व्याधियाँ कैसी फैलती है उसके बारे में वर्णन है। अच्छा। नैसर्गिक व्याधियाँ, मतलब निसर्ग की अवकृपा से जो व्याधियाँ होती है वो कैसी होती है उसके भी बारे में वर्णन है, बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। और कैंसर का तो बोलो अर्बुद ये शब्द है कैंसर के लिए आयुर्वेद में, तो अर्बुद के नाम से तो तब से है। ऐसा नहीं है कि कैंसर अभी का विकार है, सिर्फ अभी बहुत ज़्यादा कैंसर की मात्रा बढ़ गई है। कैंसर के पेशेंट हमारी लाइफस्टाइल की वजह से बने, तो अभी कैंसर का ज़्यादा नाम आ रहा है, कैंसर के बारे में लोग बात करें, लेकिन वो तब से था व्याधि, उसकी चिकित्सा भी उपलब्ध थी। यानी कि सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है, जो शल्य चिकित्सा पे प्रायशः है, उसमें अर्बुद चिकित्सा के बारे में बताया गया है। अर्बुद का निर्हरण, यही चिकित्सा निर्हरण यानी निकालना, पूरी तरह से निर्हरण, वही चिकित्सा बताई गई है। अभी भी वही करते हैं, अभी भी वही करती है। लेकिन यह है जो केमोथेरेपी जो एलोपैथिक है, उसके पैरेलल आयुर्वेद में कुछ नहीं था, अलग दवाइयों से चलता था काम। लेकिन यह कि अर्बुद भी मतलब बड़े व्याधियों में ही आता था। कैंसर तभी भी उसमें ऐसा ही उसका वर्णन है, उसका वर्णन है। अर्बुद है, कैंसर है, बहुत सारी व्याधियां है कि अलग तरफ से वर्णित है। हम उसका कंपैरिजन या उसका कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ये व्याधि कौन सी है। आयुर्वेद में वर्णित है, अलग तरीके से वर्णन है ना, इसलिए। अच्छा, तो अभी हमने शल्य चिकित्सा की बात की। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, तो सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत का भी नाम आया, तो थोड़ा सा मुझे ही क्यूरोसिटी है, तो उनके बारे में और थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये बहुत अद्भुत लगता है कि उस ज़माने में सर्जरी होती थी। सिर्फ सर्जरी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी होती थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बताना चाहूँगी। सुश्रुत संहिता जो है वो धन्वंतरी के ये आता है, धन्वंतरी के बाद में आती है। अच्छा। सुश्रुत संहिता मतलब धन्वंतरी दिवोदास उसके प्रवर्तक थे, उनसे सुश्रुत संहिता सीखी। अच्छा। लेकिन सुश्रुत संहिता का हमारे दुर्भाग्यवश पूरा ग्रंथ अवेलेबल नहीं है। अच्छा। उसके 5 स्थान ही अवेलेबल है, उसमें बाद में सुश्रुत संहिता पूरी कही गई, नागार्जुन ने उत्तर तंत्र जोड़ा उसको। लेकिन फिर भी अभी जो सुश्रुत संहिता अवेलेबल है उसमें बहुत सारे सर्जरी का विस्तार पूर्वक वर्णन है, लेकिन अभी पूरा सुश्रुत ग्रंथ उपलब्ध ना होने में क्यों उपलब्ध नहीं? वो तो डॉक्यूमेंटेड था ना? डॉक्यूमेंटेड था, लेकिन हमारे आक्रांताओं ने उसको नामशेष कर दिया। मतलब अभी जो सुश्रुत संहिता नुकसान हुआ है सच में बहुत आयुर्वेद की बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर्जरी ये, लेकिन नुकसान तो हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी कि नेपाल में सुश्रुत का ओरिजिनल ग्रंथ अवेलेबल है अभी। अच्छा। बहुत पुराना, मतलब जो सबसे पहली वाली संहिता, जब से पुरातन संहिता वो नेपाल में। अच्छा। हमारे देश में नहीं है, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या कह सकते हैं हम। और अभी भी सुश्रुत जो अवेलेबल है उसमें शस्त्र का पूर्व कर्म, शस्त्रक्रिया का पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म बहुत विस्तार से बताया गया है। शस्त्रक्रिया के अलग अलग प्रकार बताए गए, और शस्त्रक्रिया से संलग्न बाकी जो चिकित्सा है, जैसे क्षारसूत्र है,
क्षार चिकित्सा है, अग्निकर्म है, जलव का वचारण है, ऐसे सुश्रुत शल्य चिकित्सा के उपकर्म माने जाते हैं। अच्छा। उसके बारे में सविस्तर वर्णन है। इवन आपको पता होगा सुश्रुत, मैंने बताया शायद, नेत्र रोग के बारे में सुश्रुत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। कैटरेक्ट कैसे करते हैं, कैटरेक्ट की सर्जरी उसके बारे में बताया गया है। शालाक्य तंत्र जो ENT में आता है वो भी सुश्रुत चिकित्सा में बताया गया है। ऐसा नहीं कि सुश्रुत सिर्फ सर्जरी या नॉर्मल सर्जरी और रेगुलर सर्जरी पे था। ऑर्थोपेडिक का बहुत सारा पार्ट सुश्रुत संहिता में वर्णित है। भग्न चिकित्सा, फ्रैक्चर की चिकित्सा है उसमें, बिल्कुल भग्न चिकित्सा है, तो जो अवेलेबल नहीं है उसमें कितना सारा होगा। और भग्न चिकित्सा का सारे पार्ट्स, इस ये जो मैंने बताया डिसीज, उसमें सारे पार्ट अवेलेबल नहीं है। अच्छा। जो लेकिन है उस पे भी संशोधन हो चुका है। प्लास्टिक सर्जरी का जो है ना, तो उद्गाता उनको सुश्रुत कहते हैं। इसलिए तो सुश्रुत का जो स्टैचू वो मेलबोर्न में लगाया गया, उसी के लिए लगाया गया। और वो बहुत अच्छा लगा वो सुन के, मतलब जो हुआ वो हमारे यहाँ भी उतनी कदर होनी चाहिए ऐसा लगता है कभी कभी। प्लास्टिक सर्जरी के ये जो प्रणेता है वो सुश्रुत बता जाते हैं, क्योंकि वो अभी जो उनकी जो स्किन ग्राफ्टिंग की मेथड है वो अभी भी इस्तेमाल होती है। और फ्रैक्चर के बाद की जो चिकित्सा है जो होते हैं ना, रिहैब करते हैं, वो ब्रांच अभी फिजियोथेरेपी में जो विकसित हुई वो सुश्रुत से ही है। मतलब उसके हम बोल सकते हैं कि सुश्रुत उसके प्रणेता थे, क्योंकि ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णन है कैसे रोगी की ये लेनी चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए, चिकित्सा के बाद क्या क्या करना चाहिए। मतलब पश्चात कर्म के बारे में बहुत सविस्तर वर्णन है। अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी भागों में। और दूसरा मैंने बोला जैसे पहले वृद्ध सुश्रुत थे, बाद में एडिटिव्स आ गए, मतलब एडिशंस हो गए, फिर उसका विस्तार हुआ, उसकी टीकाएँ बढ़ी और फिर सुश्रुत बढ़ा है। तो थोड़ा सा मॉडर्न साइंस वालों का आक्षेप ये होता है कि सुश्रुत इतना पुराना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी अवेलेबिलिटी ही ग्रंथ की हमारी पुरानी नहीं है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आक्रांतों ने उनको जलाया है। अभी क्या कर सकते हैं उसके बारे में जो है, लेकिन उससे भी बहुत प्रेरणा लायक है, सीखने लायक है। उस पर भी बहुत रिसर्च हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद का शायद ही थोड़ा भाग है उसमें रिसर्च हो रहा है। मैंने बोला ना जैसे कि दवाइयों पे हो रहा है, स्वास्थ्य पे नहीं हो रहा है। आयुर्वेद के स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए और पूरे व्याधि संप्राप्ति पे सारी चीज़ों पे रिसर्च हो गया ना, तो हमारे देश के लिए भी बहुत, और पूरे जगत के लिए अच्छा होगा। प्राइड की बात, एक्चुअली बहुत पूरे जगत के लिए अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली। और अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ बात करेंगे आयुर्वेदिक में। हाँ, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक कॉमन एक ऐसा धारणा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत स्लोली एक्ट करते हैं। एलोपैथी जैसे फास्ट, उसका मतलब अभी मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैंने एक क्रोसिन ले ली तो मेरा सर दर्द ख़त्म। तो वैसा आयुर्वेद के बारे में नहीं होता है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये धारणा है कुछ हद तक। जैसे फीवर हुआ, फीवर में हम भी लोग क्रोसिन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि क्रोसिन ना देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे बोला ना मैंने कि एकम शास्त्र में अध्ययन न विद्या शास्त्र निश्चय। आयुर्वेद फ्लेक्सिबिलिटी आयुर्वेद में बिल्कुल है। रोगों के बारे में जानने की है, चिकित्सा के बारे में जो जो अच्छा है वो लेना। सावरकर ने बताया ना, जय 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 पवित्र। वैसे तो आयुर्वेद की चिकित्सा में लोग अक्सर ऐसे बातें करते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा धीरे काम करती है। हर एक व्याधि के लिए सही बात नहीं है। अच्छा। आयुर्वेद की दवाइयों की पोटेंसी बढ़ाने के लिए रिसर्च अच्छा चल रहा है। अच्छा। उससे पोटेंसी बढ़ाई जा सकती है। उससे आयुर्वेद से भी रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। लेकिन क्या है, काल स्वरूप आयुर्वेदिक औषधों की जो क्या बोल सकते हैं हम, नीड, मतलब दवाइयों के डोज की नीड बढ़ गई है। मतलब जो दवाई हम 160 मिलीग्राम में दे सकते थे, या ग्रंथों में वर्णित है कि 60 मिलीग्राम दो त्रिभुवन कीर्ति या 120 मिलीग्राम दो, काम चल गए। अभी काल के अनुसार, हमारी इम्यूनिटी के अनुसार और लोगों के ऊपर जो अन्नपान के ऊपर जो संस्कार हुए हैं उसके अनुसार दवाइयों की ज़रूरत बढ़ गई, दवाइयों की मात्रा ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा। अगर योजक अच्छा हो और औषधि योजना अच्छी हो सकती है तो आयुर्वेद से भी तुरंत प्रभाव से कुछ कुछ व्याधियों में रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर व्याधि में सद्यो चिकित्सा यानी कि तुरंत प्रभाव से चिकित्सा हो सकती है, लेकिन होती है, ऐसा नहीं है।
मतलब कुछ है कि जिह्वा पे रखने वाली सबलिंगुअल टैबलेट जिसको बोलते हैं, उससे अच्छा फ़ायदा होता है। कुछ कुछ भस्म है वो जल्दी में काम करते हैं, लेकिन उसके बारे में मैंने बोला ना, रिसर्च होना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, हमारे ऊपर बहुत साल ब्रिटिशों का राज रहा, हमारा मॉडर्न मेडिसिन भी उससे ही प्रभावित है। तो आयुर्वेद हमेशा सेकेंडरी या टर्शरी मेडिसिन के तौर पे देखा गया। सेकेंडरी तो अभी अभी की बात कर रही हूँ, लगभग मिलेनियम के बाद के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कि अब तो लोग आयुर्वेद पे ध्यान देते हैं कि हम ये अलाइड पैथी यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। समहाउ स्टिल इट इज़ अल्टरनेटिव मेडिसिन। लेकिन अगर उस पर रिसर्च हो जाए, अगर उस पर रिसर्च होता है तो और भी आयुर्वेद फास्ट ट्रैक काम कर सकता है। करते हैं दवाइयाँ, कुछ कुछ दवा ये बीमारियों में करते हैं, व्याधियों में करते हैं, कुछ कुछ में समय लगता है, क्योंकि आयुर्वेद बॉडी एज अ होल ट्रीट करता है, इसलिए समय लग सकता है। लेकिन क्या होता है, हम दवाई देते भी वही विचार करते हैं, हमारी विचार पद्धति होती है। कुछ सद्यो चिकित्सा की दवाई, कुछ लॉन्ग टर्म काम करने के लिए दवाई, मतलब शोधन चिकित्सा, शमन चिकित्सा के बारे में जैसे बताया, तो लॉन्ग टर्म चिकित्सा का और एक अंग है अपुनर्भव चिकित्सा, यानी कि ये व्याधि आपको कम से कम पुनः हो, इसलिए अपुनर्भव यानी कि पुनः न होने के लिए, इसके लिए चिकित्सा का अंतर्भाव आयुर्वेद में है। वो सबसे बड़ा आयुर्वेद का स्रोत है, और वो सबसे बहुत अच्छी उपलब्धि आयुर्वेद की। और सच में बोलूँ, रिसर्च के बारे में आप बात करी थी, इसलिए उसमें भी रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है जगत कल्याण के लिए। तो ये जब रिसर्च की बात चल रही है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट का, उसमें अगर थोड़ा सा ये बढ़े, सहभाग इंटरवेंशन थोड़ा सा हो जाए, तो उसमें काफ़ी सुधार आ सकता है? अभी आयुष डिपार्टमेंट काम भी कर रहा है, लेकिन और अभी होना चाहिए, और सविस्तर आयुर्वेदिक तरीके से होना चाहिए। जो भी रिसर्च हो रहा है ना, उसमें वैद्यों का विचार लेना ज़रूरी है। अच्छा। कि वैद्य आमतौर पर क्या फेस करते हैं, क्या उनकी उपलब्धियां क्या है, उनकी कठिनाइयाँ क्या है, वो जानना ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए आयुर्वेद को होलिस्टिक हेल्थ के लिए। जैसे अभी मोदी जी ने योगा को प्रमोट किया, और योगा अच्छे से, योग बोल सकते, योगा नहीं, योग बोल सकते, योग को प्रमोट किया, वैसे ही आयुर्वेद को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए नहीं कि मार्केटिंग के तौर पे नहीं, आयुर्वेद की जो उपलब्धियाँ है उनको ज़्यादा प्रकाशित करके वो उपलब्धियाँ और बढ़ाने के लिए प्रयास करना ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने बोला ना, सारी चीज़ों में रिसर्च डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। जैसे प्रकृति परीक्षण देखो, उसमें रिसर्च हो गया कि सच में कितना मायने रखती है, कितना आधुनिक संसाधनों से उसको हम ज़्यादा लेस कर सकते हैं, जिससे लोगों को समझे कि प्रकृति क्या है, कि मैं ये ना खाऊं ना तो मैं अच्छा रहूँगा या अच्छी रहूँगी, तो वो व्यक्ति पालन करेगा आयुर्वेद का। अगर इसका नॉलेज प्रमोट हो, जैसे एक आयुर्वेद पे डिपेंडेंट चैनल हो, कुछ तो हो। हाँ। कि आयुर्वेद लोगों को डे टू डे दैनंदिन दिनचर्या, वो ही सोचो कि दिनचर्या के बारे में आयुर्वेद में इतनी चीज़ें, अच्छी चीज़ें बताई गई है दिनचर्या के बारे में। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, और ये चरक में अध्याय है प्रॉपर दिनचर्या, ऋतुचर्या, किस ऋतु में कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। रिसर्च के ज़्यादा प्रकाशन, मतलब लोगों को उसके लिए एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, दिनचर्या और ऋतुचर्या के। अभी देखो, हम बॉडी के सर्केडियन रिदम के बारे में बोलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में बोलते हैं। अच्छा। दिन में पूरे 24 घंटे कब सोना है, कब उठना है, कब क्या काम करना है, बॉडी कैसे एक्टिव रहती है, उसके बारे में बात करते हैं। बॉडी के क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक के, मतलब निद्रा कब अच्छी आएगी। लेकिन ये आयुर्वेद में सारी चीज़ें वर्णित है। अच्छा। कि रात्रि का काल, निद्रा का जो काल है वो नैसर्गिक काल कौन सा है, वात पित्त कफ के अनुसार उसका वर्णन है। इवन रजतम के अनुसार, मतलब तमोभवा निद्रा बोला गया है, तमगुण जब बढ़ेगा तब निद्रा आएगी। ये सिंपल सी चीज़ है जो आयुर्वेद में पहले से बताई गई है। अगर लोगों को पता चले, क्योंकि क्या होता है, उससे बीमारियाँ बढ़ती है। अगर निद्रा अच्छी ना हो तो बीमारियाँ बढ़ेगी, आहार टाइम पे ना हो तो निद्रा बढ़ी। ये सारी चीज़ों में अगर अच्छे से बताया गया है तो इस चीज़ें में रिसर्च होगा। और ये खासतर ऐसे अगर कुछ नेशनल वाहिनी हो या प्रॉपर लोगों को नॉलेज अच्छे से मिले। इवन आयुर्वेद का सिलेबस जो है, जो थोड़ी तौर पे एटलीस्ट दिनचर्या या ऋतुचर्या तो सही, अगर हमारे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब लोगों को पता चले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो अच्छा है ना।
सारे लोगों का विकास होगा। देखो कोविड में मैंने लोगों के लिए, मेरे पेशेंट या जो भी अच्छे जिनको मैं पहचान थी, उनको सारे लोगों को मैंने दिनचर्या भेजी थी कि क्या करना चाहिए क्या। शायद कुछ लोगों ने उनका अच्छे से पालन किया। मुझे लगता है कि शायद ऐसा अगर हर एक को पता चले कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। अभी देखो प्रोफेशनल हैज़ार्ड है, क्योंकि कुछ नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ नहीं कर पाते टाइम पे भोजन, उनके लिए कुछ आयुर्वेद में अलग अलग चीज़ें बताई गई, उपाय बता कि क्या करना चाहिए, अर्ध भोजन करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वो बता सकते हैं। मतलब आयुर्वेद बहुत ये करता है, फ्लेक्सिबल है। तो हम हर एक चीज़ के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ आयुर्वेद दे सकता है। ये आयुर्वेद की उपलब्धि होगी, हमारे देश की उपलब्धि होगी कि आयुर्वेद का रिसर्च से, संशोधन से और प्रचार प्रसार से विस्तार करे और आयुर्वेद में सब में प्रचलित हो। इसलिए भी रिसर्च होना चाहिए सच में। बहुत, ये सब मैं ऐसा चाहूँगी कि जो आप कह रही है अगले कई सालों, मतलब आने वाले सालों में ये सब हो। ड्रीम है मेरा और आयुर्वेद पूरे ग्लोबली उसको एक रिकॉग्निशन मिले, है ना। नैतिक मूल्य जैसे पढ़ाते हैं ना, वैसे आयुर्वेद पढ़ाना शुरू किया बचपन से, तो लोग नहीं खाएंगे ना, बराबर नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, तो यही बुरे काम करेंगे। संस्कार ऐसे ही होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस विषय पे बोलना, लेकिन वो बहुत मतलब हेवी हो जाएगा अभी। बिल्कुल। लेकिन अगली बार मैं आपको मतलब बहुत चाहूँगी कि आप मेरी पॉडकास्ट पे आए। और जैसे आपने बोलते बोलते कहा कि मन जो है तो उसका भी विचार आयुर्वेद में किया जाता है जब कोई व्याधि होती है। तो मेंटल हेल्थ जो बहुत ही आजकल चर्चा में है विषय, तो उस पे भी आयुर्वेद में बहुत सारी बातें लिखी है, ऐसा आपने बोलते बोलते कहा। अगली बार मैं आपके साथ मेंटल हेल्थ के बारे में आयुर्वेद ने क्या कहा है इस विषय पे पॉडकास्ट करना चाहूँगी। बिल्कुल। आप यहाँ पे आई और काफ़ी हेवी हुई होगी आज की पॉडकास्ट। बहुत सुंदर हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद संस्कृत का है, संस्कृत और नहीं, और वो विषय ही ऐसा है कि जितना हम करें, अगर एक एक टॉपिक पे अलग अलग पॉडकास्ट हो सकती है, उतना वो ज्ञान मर्यादा है आयुर्वेद की, हम ही छोटे पड़ जाते हैं। तो अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आई और बहुत सुंदर लगा आपके साथ ये बातें करके। मेरा एक लास्ट आपको एक सवाल है कि अगर सवाल नहीं, मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि अगर किसी को आयुर्वेद की थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी हो या फिर उनको जानना हो और कुछ, तो कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, आयुर्वेद की पढ़ाई करनी है ना तो सच में करो, और आयुर्वेद के बारे में जानो, वो औषधियों के बारे में मत जानो। आयुर्वेद का उद्देश्य जो है वो जानो, स्वस्थ रहने के लिए कोशिश करो। स्वस्थ वृत्त बोलते हैं आयुर्वेद में, सोशल हेल्थ, प्रिवेंटिव, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारी चीज़ों के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद जानना है तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसके बारे में पढ़ो। आपको अगर कोई बीमारी है तो बीमारी ना होने के लिए कुछ परहेज बताया है, पथ्य बताया है, तो उसका पालन करो और उसके बारे में सवाल करो, सवाल पूछो, पूरी जानकारी लो। आपको अच्छा लगेगा कि एक चीज़ के बारे में पता करने के लिए हम बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान ले पाते हैं जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं। और आयुर्वेद पे अभी सुलभ भाषा में, मराठी में है, हर एक भाषा में है, हिंदी में है, हर एक भारतीय भाषा में बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है। आप उसका इस्तेमाल करके आयुर्वेद पढ़ सकते हो। लेकिन मैं मन से चाहूँगी कि हमारे सारा जग अच्छा रहे, तो हम बोलते हैं ना, सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो श्लोक है यही मेरा संदेश है, ऐसा समझो। इसका मतलब भी थोड़ा सा समझा दीजिए। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वजन सुखी भवन्तु सुखिनः, सब सुखी होने चाहिए। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरामया, निरोगी होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोगों को अच्छा दिखाई पड़े, भद्र यानी अच्छा, पश्यन्तु सब लोग अच्छा देखें। सर्वे भद्राणि, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, या माँ कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत ही अद्भुत, सुंदर। सच में हमारी संस्कृति इतनी अद्भुत है।
धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार हम डेफिनेटली मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, तो आज का एपिसोड काफ़ी हैवी था, है ना? तो आप हमें ज़रूर बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपके आयुर्वेद के बारे में कोई सवाल है तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। हम एक और पॉडकास्ट आयुर्वेद के बारे में ज़रूर करेंगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बहुत सारी पॉडकास्ट अभी आने वाली है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है थॉटकास्टर्स, उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।